तो अपनी आप स्टार्ट कर देना तैयारी, जो भी पढ़ाया हुआ मैंने, ठीक है। मैं टेस्ट लूँगा आके, फिर इन बिटवीन मैं आपको नंबर शेयर करूँगा, तो मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस मतलब दो दो तीन तीन क्वेश्चंस के पैटर्न में दे दूँगा आपको, वो आप प्रैक्टिस कीजिएगा अगर मैं इन बिटवीन इन दोज डेज़। आपकी क्लास नेक्स्ट क्लास होगी अब, इट विल बी ऑन दी 6th of November, ठीक है। मैथ्स की CSAT की जो क्लास होगी, हाँ जी, 6th of November। ये मेरा टेलीग्राम पे नंबर है, इसको आप ऐड कर लीजिएगा। कोई एक ग्रुप बना लेना टेलीग्राम पे, हो मैं व्हाट्सएप पे नहीं हूँ तो, हाँ टेलीग्राम में। तो कोई आप ऐसे ग्रुप बना लेना, उसी ग्रुप पे मैं फिर क्वेश्चन डाल दूँगा। ठीक, कर लिया, नोट कर लिया। अविनाश। सो कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे छोड़ा हुआ था, ठीक है। सो वी आर डिस्कसिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। सो क्वेश्चंस जो दिए थे हो गए, एक कौन सा नहीं हुआ? थर्ड वाला क्या था? अब क्वार्टरली करना है, तो क्वार्टरली के केस में हमें क्या करना होता है कि फॉर्मूला लिखो पहले इसके लिए। जिनको समझ नहीं, मतलब जिन्होंने नहीं करा वो फॉर्मूला लिखिए इसके लिए। पहले लिखिए, फॉर्मूला लिखिए, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। वो आपने व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंड, फॉर्मूलाज लिखिए। व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल, ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस r अपॉन 100 रेज़ टू पावर n, ठीक है। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल, ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस r अपॉन 100 रेज़ टू पावर n। अब हम क्या करते हैं, इसी को घुमाते हैं। तो अगर एनुअली की बात करिए, सो इफ आई एम टॉकिंग एनुअली, द अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस r अपॉन 100 रेज़ टू पावर n। ये एनुअली के केस में था, ठीक है। अगर आप दूसरा अगर बोला होता कंपाउंडेड हाफ ईयरली के केस में क्या होता, ठीक है। व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली के केस में आपको क्या करना, टाइम को डबल करना, रेट को आधा कर देना। तो फॉर्मूला बन जाती प्रिंसिपल 1 प्लस r अपॉन 100
यही रहता, यहाँ पे 2n आ जाता। फिर तीसरा आता आपका क्वार्टरली, जो आपको आया था क्वार्टरली के केस में, क्वार्टरली अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 4 इंटू 100, ऊपर क्या आता 4n, ठीक है। और अगर मंथली बोला होता तो मंथली के केस में क्या आता, मंथली के केस में अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल, साल में 12 महीने होते तो उसको डिवाइड करते 12 से, और 100 तो पहले ही का था, और रेस्ट पावर 12n आ जाता। ऐसी फॉर्मूला चलती है। ठीक है। और अगर ऐसा बोला होता, अगर ये तो हो गया ऐसे, अगर फ्रैक्शन के लिए बोला होता, कभी फ्रैक्शन के बोला होता, जैसे एक फ्रैक्शन ले लेता हूँ मैं, यू नीड टू कैलकुलेट 3 4/5 ईयर्स, अगर ऐसा कभी आ जाता तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आती है अमाउंट की, तो अमाउंट की फॉर्मूला रहती है प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस्ट पावर 3 1 प्लस 4/5 आर अपॉन 100। जो ये होल नंबर है इसको ऐसे लिख देंगे, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूलाज थी। सो यू आर सपोज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू चाहिए आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट की। कितने टाइम के बाद, 9 मंथ्स। जब हम कैसे कर रहे हैं, क्वार्टरली कर रहे हैं, क्वार्टरली के कैसे फॉर्मूला ये है, तो कन्वर्ट करो इसको, फिर बनाओ इसको। देखो अब जो क्वेश्चन दिया था एक बार फिर से बताओ, आप भी लिखो क्वेश्चन, दिखाओ एक मिनट क्वेश्चन दिखाओ, मैं रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन बोला है फाइंड दी CI ऑन रुपीज़ 12,500 ऑन रुपीज़ 12,500 at 8% per annum for 9 months compounded quarterly। थैंक यू। अब यहाँ पे जो ये R है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है एंड इज़ दी नंबर ऑफ ईयर्स। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रही है, यहाँ पे आपको टाइम दिया महीनों में, महीने की वैल्यू कन्वर्ट करनी है साल में। तो मुझे बोला गया आपको क्या कैलकुलेट करना है, यू नीड टू कैलकुलेट दी कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कब, जब प्रिंसिपल कितना दिया है 12,500 और रेट कितना दिया है 8%। बट अभी क्या किया है, कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो कंपाउंडेड क्वार्टरली की ये फॉर्मूला है। अब आपको जो टाइम दिया है 9 मंथ्स। सो माय फर्स्ट इंस्टेंस विल बी कि आपको पता है कि एक साल में 1 ईयर कॉरस्पॉन्ड्स टू 12 मंथ्स एंड इवेंचुअली 1/12 ईयर कॉरस्पॉन्ड्स टू 1 मंथ। वट आई एम सपोज टू कैलकुलेट, द वैल्यू ऑफ 9 मंथ्स। तो 9 दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 मंथ्स की वैल्यू आ जाएगी 9/12 ईयर्स। तो टाइम कन्वर्ट हो गया 9/12 ईयर्स में। ठीक है, अब ये क्वार्टरली वाली फॉर्मूला लगाएंगे। क्वार्टरली बोलता है अमाउंट किसके बराबर है, प्रिंसिपल कितना है 12,500 1 प्लस रेट कितनी है 8 डिवाइड में करेंगे 4। क्योंकि क्वार्टरली है, 4 × 100 और 4n है, n की वैल्यू कितनी 9/12। 9 3 तिया 9 3 चुके, 4 से 4 कैंसिल तो हो गया 3। तो यहाँ पे मेरे को मिला 12,500। तो 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 2 1 ज़ा 250 ज़ा, तो 1 + 1/50 की पावर 3। तो 12,500 इंटू 51 इंटू 51 इंटू 51 3 बारी और नीचे 50 3 बारी,
50 इंटू 50 इंटू 50, 1 2 3, 1 2 ही है। तो तीसरा क्या करते हैं, 5 10 ज़ा 50, 5 10 ज़ा 50, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 51 इंटू 51 इंटू 51, ठीक है। 51 इंटू 51 इंटू 51 करना है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 5 का क्यूब हो गया 125, 5 का स्क्वायर 125, 125 इंटू 75, फिर 25, 5 3 ज़ा 15 और 1, 132651, 1326, एक मिनट जाओ, ए का क्यूब 5 5 ज़ा 25, 21 25, 3a स्क्वायर बी 5 5 ज़ा 25 25 इंटू 375, ठीक है। 3ab स्क्वायर 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 डन, 3 5 ज़ा 3 5 ज़ा 15, 15 और 1 का स्क्वायर हो गया 15 ही, 1 का क्यूब 1 ही हुआ, तो ये 1 आया, ऐसे 5 आया, 5 और 1 6 आया, 7 और 5 12 आया, कैरी 3 आया, 1 3 2 6 5, 51 इंटू 51 इंटू 51 कितना आ रहा है, ये आ रहा है। तो ये अमाउंट है, आप प्रिंसिपल किसके बराबर होगा, अमाउंट किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट कितना दिया है, 1 3 2 6 5 1, और प्रिंसिपल कितने, हाँ हाँ ठीक है, तभी मैं सोचूँ यहाँ पे 0.1 आएगा, माइनस करेंगे ये, तो ये आ जाएगा आपका 0.1, 0.1 आ गया, 5 में से 5, 5 में से 6, 12 में से 5, 765.1, 765.1 आपका आंसर आ गया। ये देखो कि क्या कैसे किया था मैंने, आपको बताया था मैंने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, ए क्यूब जैसे यहाँ पे वैल्यू थी 51 का क्यूब, 51 का क्यूब, तो फॉर्मूला लगाते हैं हम, पहले देखते हैं फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है, तो a प्लस बी का होल क्यूब होता था a क्यूब, फिर लिखते थे हम 3a स्क्वायर बी, 3ab स्क्वायर और फिर b का क्यूब, ये फॉर्मूला होती थी। अब इसमें क्या करते हैं हम, प्लस नहीं लिखेंगे, a की जगह 5 आएगा, b की जगह 1 आएगा, तो ऐसे लिखा मैंने 5 का क्यूब 3 इंटू a का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इंटू 1, फिर 3 इंटू 5 इंटू 1 का स्क्वायर, और फिर आया 1 का क्यूब। तो 1 का क्यूब कितना आया, 1, 5 थी हो गए 15, और 5 25 75 और 125 आ गया। ये एक ऐसे लिखा, ये 5 ऐसे लिखा, 7 और 5 6 हो गया, सॉरी 5 और 1 6 हो गया, 7 और 5 12 हो गया, 1 और कैरी हो गया, 3 हो जाएगा, सॉरी हो जाएगा 13265 जो यहाँ पे निकला आपके पास, ठीक है। अगर मैं और एक निकालता, अगर मैं और एक वैल्यू इसकी निकालता तो वैल्यू कैसी रहती, लेट्स सपोज 41 का क्यूब निकालना होता, तो आप क्या लिखते हैं, पहले 4 का क्यूब, 4 का क्यूब, फिर 3 इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 1, फिर 3 इंटू 1 इंटू 4 का स्क्वायर, ओहो 3 इंटू 4 इंटू 1 का स्क्वायर, फिर 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही रहता, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता, 4 थी 12 हो गया, 4 चुके 16, 16 3 48, 4 4 16, 64 64, तो यहाँ से आ गया ये 1, ये 2 ऐसे आया, ये 8 और 1 9 आ गया, 4 और 4 8 हो गया, 6 8 9 2 1 आपका आंसर आ जाता है। ये एक ही लाइन में आंसर आता है, यानी कि मैंने यहाँ पे ये लिखा और फिर ये लिखा। अगर आप करते इसको, 3 तरीके का आंसर आता। पहले आप क्या करते, 41 इंटू 41 कुछ निकलता, पहले ये एक लाइन, ये एक लाइन, फिर कुछ निकलता, फिर लेट सपोज कुछ भी निकलता, तो उसके बाद फिर से 41 से करना पड़ता, फिर 2 लाइनें आती, फिर आंसर आता। यहाँ पे आपको 2 लाइनों में आंसर आ रहा है।
ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता होनी चाहिए। फिर हमने देखा कैसे अप्लाई करा। ए यहाँ पे कितना है, 5 है, कहाँ गया, ए 51 है, तो 51 का ए 5 हो गया, बी 1 हो गया, 5 का क्यूब प्लस भूल जाओ बीच में, प्लस को हटा देते हैं, तो ये आ गया मेरे पास ए का क्यूब, 5 का क्यूब, 3a² भी 3, फिर ए की वैल्यू इसको स्क्वायर कर देना, 5 5 25, 25 3 75। तो अभी तो ये मैं कर रहा हूँ जल्दी जल्दी, लेकिन आपकी प्रैक्टिस से ही आएगा ये, ठीक है। फिर 3 ए खाली आ रहा है, फिर बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ए का स्क्वायर आ गया, फिर बी का क्यूब, ए का क्यूब आ गया, ए का क्यूब ऐसा रहता है, 5 से 15 हो गया। यूनिट प्लेस वाला नंबर ऐसे आता है। अगर इसके साथ टेंस होता वो उसके साथ ऐड होता, लेकिन टेंस है ही नहीं इसके साथ, तो हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करने के लिए, यानी कि इसको और सही से समझने के लिए ऐसे करते हैं कि जब मेरे पास ये नंबर्स आ जाते हैं, ये वाला पार्ट हमेशा जो है नीचे आ जाएगा। इसका अगर कोई टेंस पे होता है उसके साथ ऐड होता है ही नहीं अभी कोई, तो ये 5 सीधे लिख दिया। ये वाला वंस अगले के टेंस के साथ, ये वाला टेंस अगले के वंस के साथ ऐड होगा, 5 और 1 6। ये वाला अगले वाले के साथ 7 5 12, 1 और कैरी 2 और 1 3, लेकिन इसके आगे तो है ही नहीं कोई, 3 ऐसे लिखा, 1 को ऐसे लिखा, आपका आंसर आ गया। 41 के साथ भी ऐसे ही करा, ठीक है। चलो उतारो उसको। और कहीं अगर वैसे करना होता, सर्कल्स बना के करना होता तो बन जाता क्या। टाइम कन्वर्ट कर दिया, टाइम कितना है आपका, 3 साल आया, 3 साल आ गया। रेट कितना आ गया, बना कितना वो, 4% बना वो, 4 बना कि 3 बना, 3%, 3 रेट कितना बना, रेट बना आपका 4 2 1/50, 1/50 कितना बना। इसको रब कर दूँ, इस तरफ वाले को, ये वाले को रब कर दूँ, इसको ईयर में कन्वर्ट कर दिया, ईयरली पर एनम, तो वो पर एनम की केस में करते थे। साल में कन्वर्ट करा तो 9/12 साल आए, लेकिन कितने, एक मतलब 9 महीने की वैल्यू आई है, 9 महीने की वैल्यू 9/12 टाइम 9 महीने का निकालना हमने। इसको यहाँ पे कन्वर्ट करा तो कितना आया, यहाँ पे 3 आया था, 3 आया था ना, तो ये 3 आ गया मेरे पास। और उसके बाद ये सिंप्लीफाई करने के बाद कितना है, 50 आया, तो मैं लिखा 12,500। उसको किससे करा, 1/50 से, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूने 10, 5 बजे 25, 250 यहाँ आया और 250 यहाँ आया और 250 यहाँ आएगा। ऐसे चलता था क्या। फिर यहाँ पे 1/50 करा, ये 5 आया, ये 5 आया, ये 5 आया, फिर इसका 1/5 करा तो 0.1 आया, ख़त्म खेल। बना 250 250 250 750 750 755 760 765 765.1। तो मेन चीज़ क्या रही, क्वार्टरली, हाफ ईयरली डिसीव करने के लिए दी है। खाली आपको क्या करना है, आपको 9 महीने को ईयर्स में कन्वर्ट करना है। 9/12 हो गए, 9/12 को, बट मैंने ये 9/12 को यहाँ पे ये कैसे बना दिया मैंने 3। तो आपको पता कि यहाँ पे जो ये दिया गया था कि जितने नंबर ऑफ वो दिया था, क्या दिया था, 4 क्या था, 4 × 9/12, हाँ 4n होता था ना किसके केस में, क्वार्टरली की। ये आपको ध्यान रखना, क्वार्टरली के केस में 4n होता था, हाफ ईयरली के केस में 2n होता था, मंथली के केस में 12n होता था। तो आपने यहाँ पे 4 किया, यहाँ पे 9/12 आए, क्योंकि महीने को साल में कन्वर्ट करा, तो 4 के 4 3 आया यहाँ पे। तो 3 साल के केस हम क्या करते थे, पहले ये लिया, फिर रेट कैसे पता लगी, रेट निकली 8%, लेकिन रेट को आधा कर देते थे। क्यों किया आधा, क्योंकि क्वार्टरली है, तो 4 करा, 4 दूने 8 हो गया, फिर 100% का तो 1/50 आ गया, तो बस कर दो, आंसर आ गया। ये लॉन्ग मेथड है, शॉर्ट मेथड है, जो भी आपको लगे, बट सिस्टमेटिकली पता तो लगना चाहिए कि कैसे करना है। तो आपको साल के केस में जब एनुअली देते थे तो जैसा देते था वैसे लेता था, लेकिन अभी क्या करते, थोड़ा ट्विस्ट कर दिया। उसने बोला कि आप मुझे
क्वार्टरली निकाल के दिखाओ। और महीने भी कितने दिए, 9 दिए। क्वार्टरली कितने महीने होते हैं, 4 कि 3, 4, पक्की बात। साल के जब 4 टुकड़े होते हैं उसको क्वार्टर बोलते हैं, वो 3 महीने का पीरियड होता है, ठीक है। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, तो 4 3 12 हो गए, यानी कि हर महीना हर क्वार्टर 3 महीने का होता है, ठीक है। आप ये डिसीव मत करना कि इसमें 4 महीने होते हैं उसमें 3 महीने होते हैं, वो क्वार्टर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्या करा, 4 क्वार्टर होते हैं साल में, तो साल की कितनी दी है, 9/12 साल है, उसको कन्वर्ट कर दिए 3 बना। फिर 8% है, बट 8% किस बेसिस पे दिए हैं, क्वार्टरली बेसिस पे, तो डिवाइड में 4 करा, क्योंकि रेट आधा हो जाता है, रेट उसी से डिवाइड होता है जिससे आप टाइम को बढ़ा रहे हो। टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करा तो उसको 4 से घटा दे, 4 से डिवाइड करना है। और फिर 4 बचा, तो 2 बचा, 2% को लिखते हैं 1/50, 2/100 इक्वल्स टू 1/50, और इसमें डाल दिया, आपका आंसर आ गया। क्लियर है, कन्फ्यूजन है तो पूछो, फिर से आगे बढ़ते हैं। फिर तो अब जो सालाना, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, तो टेंशन ही लेनी उसकी, कुछ टाइम को एडजस्ट करना है तो रेट को भी एडजस्ट करना है, ये ध्यान रखना। एनुअल की केस में किसी को एडजस्ट नहीं करना है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो उसे चेंज किया तो हमें भी चेंज करना है, उसी के बेसिस पे निकलेगा। अगर चेंज नहीं कर पा रहे हो तो इसमें भी करना पड़ेगा वैसे। ये फॉर्मूला लिखी थी मैंने जो आपको दी थी, इसमें देखो ना कितना लेंथी हो जाता है, लिख लिख के बंदा थक जाता है। तो मेन चीज़ है, हम इसीलिए आए हैं यहाँ पे। वो कैलकुलेशन तो आप घर से इंटरनेट से भी कर सकते थे, तो हमें कोई छोटा चीज़ देखनी जो डिवाइस करनी, जो हमें हेल्पफुल रहे, ठीक है। उसके बाद लिखो Ravi lent out a certain sum. Ravi lent out, L-E-N-T, lent out a certain sum. A certain sum. Full stop. He lent 1/3, 1/3. 1/3 को क्या लिखोगे, मतलब 1/3 ऐसे, ठीक है। He lent 1/3 part. He lent 1/3 part of his sum at 7%. He lent 1/3 part of his sum at 7%. SI, कॉमा करके 1/4 part at 8%. SI, he lent 1/3 part of his sum at 7%. SI 1/4 part at 8% SI, and the remaining part at 10% SI, and the remaining part at 10% SI, 10% SI, full stop. If rupees 510 is his annual total interest, if rupees 510 is his total annual interest, annual total interest, find the total money lent out by him. Find the total money lent out by him. Rupees 510 is his annual total interest, then find the money lent out by him. ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये स्टेटमेंट है कि एक आदमी है, वो अपने पैसे 3 भागों में बांट रहा है, और कुछ दिया है। पहला बोला है कि 1/3, दूसरा बोला 1/4, और तीसरा बोल रहा है जो रिमेनिंग है सबकी परसेंटेज दी है। अब ये तीनों कितने साल के लिए कर रहा है, कितने साल के लिए तीनों को पैसा दे रहा है, लोगों को मैं बांट रहा है, कितने साल के लिए लिखा है कुछ उसके बारे में?
लिखा हुआ है आपको यही है ना, यू हैव टू रीड बिटवीन दी लाइंस। मेन चीज़ यही है, यूपीएससी तैयारी कर रहे हो केएस की, तो आपको बारीक चीज़ें ढूंढनी है। बारीक चीज़ दी हुई है, वो बोल रहा है कि साल के बाद जो सूद कमा रहा हो, जो कमा रहा है वो 510 रुपये, लिखा है क्या कहीं? एनुअली है कहीं? तो बस वो एनुअली यानी कि तीनों का साल एक एक हो गया, यानी कि पूरे एक एक साल की इमदाद के बाद जो सूद उन पे कमा रहा हो 510 रुपये। तो अभी बताना है कि वो पैसा कितना दिया था उसने, जिस पे वो 510 रुपये कमा रहा है एक साल के बाद। ठीक है, तो अब जो पैसा है 3 चीज़ों में, 3 आदमियों में बटा है, 3 में बटा है। तो 3 में कैसे बटा हुआ है? पहले का 1/4 पार्ट, दूसरे का 1/3 पार्ट, जो रिमेनिंग है वो तीसरे में बटा है। तो हम वैसे करते हैं जैसे दिया हुआ क्वेश्चन में। तो स्टेटमेंट क्या इन्फर कर रही है? स्टेटमेंट इन्फर कर रही है उसने पहले 1/4 1/3 पार्ट किसका? तो पैसे मैं मान लेता हूँ, पैसा मेरे पास प्रिंसिपल था पी पैसे थे मेरे पास, उसको बांटा पहले 1/3 पार्ट बांटा। कितनी दर पे बांटा? 7%, तो 7/100। कितने साल के लिए बांटा? एक ही के, क्योंकि एट दी एंड ऑफ द ईयर एनुअली की बात कर रहा हो। दूसरा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इसका इंटरेस्ट जो कमाया पहले का, दूसरे का इंटरेस्ट जो कमाया और तीसरे का इंटरेस्ट जो कमाया, वो किसके बराबर दिया पूरे साल के बाद? 510 दिया। क्या बोला ना उसने कि तीनों पे मैं 3 बंदों में पैसे बांटा, मतलब तीनों से सूद कमाऊंगा मैं। तो पहले का इंटरेस्ट I1 हो गया, दूसरे का I2 हो गया, तीसरे का I3 और 510 है। तो पहले का कितना पैसा लगा है? तो 1/3 ऑफ दी प्रिंसिपल। पैसा कितना था मेरे पास? P 1/3 इसको दिया। कितने दर पे? 7/100 पे, क्यों 7% है 7/100। सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला क्या होती है? सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला होती है P/R/T/100, यही होता है। तो P क्या लिखा? 1/3P, रेट है 7/100 ऑटोमेटिकली, और टाइम 1 है। I2 कितना है? कितना? 8%, टाइम वही 1 साल, क्योंकि 1 साल के बाद ही 510। तीसरे का क्या बोल रहा है? 10% दिया, वो दिया है कि बाकी क्या बोला है इसके बारे में? पैसा कितना है इसके पास? बोला कुछ इसके बारे में? बोला, फिर से नहीं पढ़ पा रहे। ये बोल रहा कि 510 भी नहीं बोला है कि रिमेनिंग। तो रिमेनिंग पार्ट क्या होता है? तो मैंने कहा कि रिमेनिंग पार्ट होगा, मैंने कहा मेरे पास पहले पैसे थे P, पैसे थे P, फिर उसमें से निकला P/3, फिर निकला उसमें से P/4। अब क्या बचा मेरे पास? जो आएगा वो मेरे पास रिमेनिंग बचेगा। तो P कॉमन ले लिया मैंने, यह है 1 - 1/3 - 1/4 बचा ऐसा। इसका ले लो एलसीएम, 4 थी 12, तो 12 से मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा P, ये 12 आ गया। ठीक है, इसके पास क्या आ जाएगा? इसके पास 1 है, इसके पास 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया। फिर इसके बाद इसके पास 4 है, तो ये 3 और 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 12। समझ आए ना कैसे करना? देखो क्या करते हैं हम, जब भी आप एलसीएम लेते हो तो हमने क्या करा, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 3 है, इसके नीचे 4 है। तो मैं क्या करता हूँ, जो नीचे वाले नंबर उनका एलसीएम लेता हूँ, 1 3 4। तो यहाँ देखता हूँ मैं 2 1 3 2, तो 2 दूने 4, 12 ही बन रहा है। 3 दूने 6, 6 के 6 12, कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, नंबर रिपीट ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि 2 के 2 3 2 दूने 4, तो 3 दूने 6, 6 के 6, और यहाँ पे आ गया मेरे पास 12 आ गए, 12 आ गया। अब ये बोल रहा है, ये नीचे लाया मैंने 12, इसके पास था 12, इसके पास 1 था, तो यानी कि मैंने 12 से मल्टीप्लाई ऊपर भी किया, नीचे भी करा। जो नीचे वाला 12 है वो ये आ गया, ऊपर वाला ये 12 आ गया। यानी कि क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि अगर मैं एलसीएम कर रहा हूँ, एलसीएम किया मैंने 12 आ गया, लेकिन इसके पास तो नीचे 1 था, ये 12 कैसे ले लिया? तो इसने कहा ठीक है, मैं इसी 12 से मल्टीप्लाई भी करता हूँ, इसी 12 से डिवाइड भी करता हूँ। तो ये डिवाइड वाला 12 ये रहा, और ऊपर वाला 12 के 12 आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 3 को बनाना 12 किससे मल्टीप्लाई करूँ? 3 चुके 12 होता है, तो
3 चुके 12 तो हो गया, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 4 बन गया। अब ये 4 है, 4 को 12 बनाना है, कितने से मल्टीप्लाई करें? 3 से। तो 3 इधर भी करा तो 3 ऊपर भी करा, तो ये आ गया 12, ये आ गया 4, ये आ गया 3 और नीचे 12 आ गया। समझ आ गई? ऐसे करते हैं एलसीएम। तो अब एलसीएम आ गया, इसके बाद क्या किया मैंने, ये आ गया मेरे पास माइनस माइनस हो गया, यानी कि 12 में से 4 गए तो 8 है, 8 में से 3 गए तो 5 है, 5/12 इंटू पी, यानी कि जो बाकी पैसा बचा हो, इतना बचा हो इसमें दे देंगे। 5/12 पी इंटू 10/100 इंटू 1 किसके बराबर? 510 के बराबर। अब सॉल्व कर लो उसको। ठीक है, समझ आ गई? ये पता लग गया कैसे रिमेनिंग दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, दिया हुआ क्वेश्चन में वो आपको पढ़ना है, तो उससे मेरे को आप निकाल के दिखाओ कि वैल्यू कितनी आएगी। और अन अकेडमी पे आप सभी रोज़ पेपर दिया करो, 15-15 क्वेश्चन आते हैं, वो स्टार्ट कर दो, दिया करो रोज़। ज़्यादा टाइम भी नहीं खाते हैं और नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। फिर एक्सप्लेनेशन देखा करो उसके, ठीक है? वो फ्री पे प्रोवाइड करता है उसकी। वंस यू इंस्टॉल दियर ऐप, नीचे आता है फ्री कोर्स करने के बाद, कोई भी चार्जेस नहीं है उस पर। डेली के 15 क्वेश्चन आते हैं, वो सुबह शाम कभी भी ले सकते हो आप। तो जब भी आपको फ्री टाइम लगे, अगर आप गाड़ी में मेटाडोर्स में बैठ रहे हो या कहीं भी फ्री टाइम में बैठ रहे हो, तो गाने सुन रहे हो, तो अटेम्प्ट करो पेपर। उसके बाद जो सोल्यूशन मिलेगा, सोल्यूशन ज़्यादा देर याद रहते हो। जब आप उस तरीके से करते हो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है वो, ठीक है? बशर्ते बट आप उसको अच्छे से फिर देखो भी, ठीक है? आजकल ऑनलाइन बहुत मटेरियल मिलता है, बट आपको सिलेक्टिव रहना पड़ेगा और सिलेक्टिव पढ़ना पड़ेगा। हर किसी के पीछे हाथ मारोगे तो फिर लास्ट में कुछ हाथ में नहीं मिलता है। हो गया? देखते हैं। कितना रहा आपका? 7200। कहीं गड़बड़ हो रही है। चलो यहाँ तक ये उतार लेना 5.12 पी कैसे है, तो करते हैं इसको। ये वाली लाइट बंद कर दो स्क्रीन पे फिर। तो अभी यहाँ पे क्या करता हूँ मैं पहले देखते हैं इन तीनों में कॉमन क्या है। 1 2 3 में कॉमन क्या क्या वो बाहर लेते हैं। P कॉमन है, 100 कॉमन है, तो P/100 बाहर ले लिया मैंने। तो क्या क्या बचा मेरे पास? 7/3
फिर 4 वन ज़ा 4 टू ज़ा 2 बचा, और फिर बचा 5/12, ऐसा करेंगे इसको 10/100 भी था, तो 2 6 ज़ा 2 5 ज़ा 25/6 इक्वल्स टू 510। ठीक है, करते हैं इसका एलसीएम फिर आगे, फिर से ऐसे फिर से जो पीछे वाला था। तो अब यहाँ पे देखते हैं एलसीएम क्या लेते हैं। तो मैंने लिखा 3 और लिखा 6, 3 वन ज़ा 3 टू ज़ा, तो 3 वन ज़ा 3 टू ज़ा 6 हो गया। एलसीएम आ गया 6, एलसीएम क्या आ गया 6 आ गया, तो 6 नीचे लिख दिया मैंने। इस 3 को बनाना है 6 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को बनाना है 6 कैसे पता लगा, 3 और 6 इसका 1 है, तो 1 लिखो नहीं लिखो एक ही बात है, 3 के 3 दूने 6। अब यहाँ पे आ गया 6 बन गया इनका एलसीएम, 3 और 6 का एलसीएम बना 6, तो इसके नीचे था 3, किससे मल्टीप्लाई करूँगा 2 से तभी 6 बनेगा, तो ऊपर से भी 2 से करूँगा, 7 × 2, ये P/100 ऐसे लिखा मैंने, प्लस 2, यहाँ 2 के नीचे कितना था 1 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तभी तो ये 6 आएगा, तो ऊपर भी 6 से करना पड़ेगा, तो 2 × 6। अब 25 के नीचे तो ऑटोमेटिकली 6 है ही, तो वो 6 कॉमन दे देगा, तो ऊपर खाली लिखेगा 25 और × 1 आ जाएगा, और ये 510 आ जाएगा। हाँ जी 1, क्योंकि 6 वन ज़ा 6 होता है, यहाँ पे मैंने 1 से मल्टीप्लाई करा इधर भी और 1 से यहाँ भी कर दी, लिखो नहीं लिखो एक ही बात है। तो अब मेरे पास जो बचा 7 दूने 14, 6 दूने 12 और 25 के 25/6, और P/100 साथ में चल रहा है, तो ये आ गया मेरे पास 510। अब इसको ऐड करता हूँ, 12 और 14 हो गए 26, 26 और 25 हो गए 51, 600 P और इक्वल्स टू 510, और P की वैल्यू आ जाएगी 510/51, और ऊपर आ गया 600, 51 वन ज़ा 51 10 ज़ा, वो प्रिंसिपल आपका 6000 रुपये आएगा। ठीक है, आगे सबका बढ़े आगे फिर।
लिखो ज़रा क्वेश्चन, लिखो ये वाला। द डिफरेंस बिटवीन SI and CI, the difference between SI and CI on rupees 1200 for 1 year at 10% per annum, reckoned half yearly is reckoned RECKONED, reckoned half yearly is ठीक है। मैंने आपको बोला था कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल में सेम रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हाफ ईयरली मतलब बोल रहा है तो 6 महीने में कंपाउंड इंटरेस्ट की कुछ वैल्यू बन जाएगी, तो वो तो ज़्यादा वैल्यू मिलेगी ना हमें फिर किसके लिए। देखो मैंने कहा कि अगर मैंने सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पहले 6 महीने, क्योंकि क्या बोल रहा है ये, इससे क्या बोला है, हाफ ईयरली बोला ना, तो 6 महीने के बाद सूद लगने लग जाएगा। तो 6 मंथ में मैंने कहा लेट्स अमाउंट मैंने 1000 रुपये डाला, वो 6% के केस में अगली 6 महीने के बाद 1006 हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट वही 1000 रहेगा। तो आपको बताना यही कि साल के बाद कितना डिफरेंस आएगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, तो निकालो इसको। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमेशा के लगता है साल भर में, उस पर कोई ये हाफ ईयरली क्वार्टरली नहीं लगता है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल प्लेन इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला क्या होती है, P/R/T/100। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो, फिर निकालो कंपाउंड इंटरेस्ट। इंडिया में कितने टाइम जोन रखे हमने, इंडिया में कितने टाइम जोन है हमारे पास, एक ही हमने माना हुआ है, इलाहाबाद में एक ही जगह पे 82.6 डिग्री ली। सबसे ज़्यादा किस कंट्री के, यूके, फ्रांस के, रशिया सबसे बड़ा है, लेकिन टाइम जोन के हिसाब से फ्रांस हैज़ डिवाइडेड द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन्स इन देयर कंट्री। रशिया की शायद 11 है और फ्रांस की 12 है, 11 टाइम जोन होने चाहिए ज़्यादा कि कम होना चाहिए, हैं, कम होने चाहिए। आपके मोबाइल में ये है डे टाइम सेविंग रहती है, कोई ऑप्शन है आपके मोबाइल्स में डे टाइम सेविंग, कभी देखा आपके मोबाइल्स में ये डे टाइम सेविंग क्यों रहता है। देखो अगर मैं बात करूँ नॉर्थ ईस्ट में सुबह जल्दी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू इन वेस्ट, लेट से गुजरात राजस्थान, तो वो बेचारे यूटिलाइज ही नहीं कर पाते। ऑफिस टाइमिंग ही 9 बजे है, तो वो यूटिलाइज डे टाइमिंग अगर जितनी ज़्यादा रहती है, जितने पार्ट्स में बटेगा उतना फीजेबल रहेगा, यानी कि काम करने के लिए उतने ज़्यादा घंटे मिलेंगे। जैसे यूएसए में चेंज होता है, गर्मियों के लिए अलग होता है, सर्दियों के लिए अलग होता है, सो दैट दे कैन अकोमोडेट मैक्सिमम वर्क आवर्स। ठीक है, तो इंडिया में थोड़ा वो है कि एक ही रखा हुआ है, वो नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए क्या रहता है, वो ड्रॉबैक है उनके लिए, और जो वेस्ट में उनके लिए थोड़ा फ़ायदेमंद है, क्योंकि हमारा तो देर से सूरज उगता है। $720 आ रहा है, इतना तो आना ही नहीं चाहिए। नहीं अच्छा, आप वो कह रहे हो SI कितना है आपका, 720 तो नहीं आना चाहिए। प्रिंसिपल कितना है, 1200 है, 1200 इंटू रेट कितनी है, 10% की है, और 1/100, तो ये आ जाएगा आपके पास
ये 120 बनना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना 12,000 है। रेट यहाँ हाफ ईयरली कंफ्यूज मत करना, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट प्लेन इंटरेस्ट होता है, वो आपको सालाना ही देते हैं। तो 1200 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू साल कितना है? 1 2 कितने हैं? एक ही है, तो कितना आ जाएगा? 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर बचा 120, तो 120 आ जाएगा। जितने ज़ीरो वो कैंसिल कर दो तो आपके पास 120 आ जाएगा। उसके बाद आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला होती है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है? प्रिंसिपल हमारे पास दिए 12,000 में, दर कितनी? 10 की टाइम 1 साल की, और अपॉन 100 फॉर्मूला का 2 0 गए, तो 1200 दिया था, तो वही मैंने 12,000 लिख लिए। तो ये आपके पास आ गया 1200, ये आ गया 120 आ गया। और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। ये क्या दिया आपको? ये आपको दिया हुआ है, आप जैसे पैसे दे दिए, आपको 1200 दे दिए, 1200 दे दिए। अब क्या कर रहे हैं? हाफ ईयरली बोला ना उसने, तो हाफ ईयरली में हमारे पास वक्त क्या रहता था? हाफ ईयरली में 2 टाइम्स हो जाता था। तो साल कितना दिया? 2, 1 दिया है तो हम 2 लेंगे। तो ये आ जाएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया था? 10%। कितना हो जाएगा? 5। तो 5 को लिखेंगे 1/20 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि 5%, 5 अपॉन 100, 5 जगह 5। रेट हो जाता आधा, टाइम हो जाता दुगना। टाइम कितना दिया था? 1 साल, तो कितना बन जाएगा? 2 साल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के केस में क्या निकालते हैं? यहाँ पे बन जाएगा, ये बन जाएगा 60, ये बन जाएगा 60। फिर इसका क्या करेंगे? 1 अपॉन कितना आएगा? 3। तो ये आ गया 60 और 60 120, यहाँ से निकल गया ये जो निकाला यहाँ पे। और डिफरेंस कितना है? 3 का। ये तो निकालना था हमें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट। तो ये है डिफरेंस, वो कितना है? 3। तो सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे, बट बशर्ते कि आपको समझ आए कि भाई कैसे लगाना है इसको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? लिखो, क्वेश्चन लिखो। If a sum becomes doubles in 16 years, if a sum becomes double in 16 years, सोलह 16 years at simple interest at SI, then how many times will it be in 8 years? How many times will it be in 8 years? If a sum becomes double in 16 years at simple interest, then how many times? Then in how many times will it be 8 years? यानी कि कितना टाइम वो पहले जो पैसा था उससे कितना ज़्यादा हो जाएगा 8 साल में। तो आपके पास पहले क्या क्या दिया हुआ है? If a sum becomes double in 16 years, सम कितना हो रहा है? दुगना हो रहा है 16 साल में।
तो आपके पास अमाउंट किसके हो रहा था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, इसको करके दिखाता हूँ मैं। If a sum becomes doubles in 16 years, जो मैंने पैसा दिया मैं मान लेता हूँ P, कितने साल में टाइम, कितना टाइम, 16 साल के बाद होने के बाद वही पैसा आप कितना बन रहा है, वो बन रहा है डबल, तो 2P हो गया। बोल रहा कि अगर उसी इंटरेस्ट पे देखें देन हाउ मेनी टाइम्स विल बी 8 ईयर्स, टाइम अगर 8 साल में होगा तो P कितना बन जाएगा, अमाउंट कितना बन जाएगा 8 साल में। तो अभी फॉर्मूला है पता हमें, सिंपल इंटरेस्ट का केस दिया हुआ है, तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आएगा, तो क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है 2P हो रहा है यहाँ पे, ये P हो रहा है यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी, तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी 2P माइनस P विच इज़ इक्वल टू P। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आई P, लेकिन खुद सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, तो इस सिंपल इंटरेस्ट की जगह P आ गया, P पहले का ही था, R रेट तो दी नहीं है, दर दी नहीं है, टाइम दिया 16 साल का, और ये 100 आ गया। ये P से P कैंसिल हो गया, ये आ गया 4 चुके 16, 4 25, तो रेट जो आ गया वो आ गया आपके पास 25/4 की दर से। अब यहाँ पे करते हैं इसको, यानी कि अमाउंट मुझे फाइंड करना है, तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो मैं क्या करता हूँ, अमाउंट लिखा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या लिखा, सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट को लिखूंगा P इंटू R इंटू T अपॉन 100, और ये साथ में P आ गया यहाँ पे, और ये अमाउंट आ गया। हमें अमाउंट ही बताना है कि कितना हो रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं, तो P कॉमन ले लिया, P ऐसे रहने देते हैं, P कितनी वैल्यू, P की P है, रेट कितना दिया 25/4, और यहाँ पे टाइम कितना है, टाइम दिया है 8 साल, और ये 100 आ गया। 25 इके 25 चुके, 4 इके 4 दूने, 2 इके 2 दूने, तो ये आ जाएगा हमारे पास अमाउंट हो जाएगा P प्लस P अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, तो 2P प्लस P अपॉन 2, तो 2 प्लस P 3P अपॉन 2 हो गया। तो ये आ गया मेरे पास देयर अमाउंट, तो अमाउंट कितने टाइम्स हो जाएगी, 3/2 टाइम्स। ठीक है, 3/2 टाइम्स हो जाएगी 8 साल में। ठीक है, अब हेडिंग लिखो डिस्चार्जिंग ए डेट, डिस्चार्जिंग ए डेट, डिस्चार्जिंग ए डेट के लिए फॉर्मूला, डिस्चार्जिंग ऑफ डेट, DEBT। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखिए, एनुअल पेमेंट इक्वल्स टू, अगर आपने बैंक से लोन लिया है और सालाना किस्तों पे इसको रीपे करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला लिखिए, एनुअल पेमेंट इक्वल्स टू, एनुअल पेमेंट इक्वल्स टू 100p, 100p डिवाइडेड बाय 100p डिवाइडेड बाय 100p डिवाइडेड बाय 100t प्लस RT t -1/2।
ठीक है, 100p डिवाइडेड बाई 100t आर टी माइनस 1/2 वेयर p इज प्रिंसिपल, t इज टाइम, r इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, एनुअल पेमेंट की फॉर्मूला है 100p डिवाइड बाई 100t प्लस आर टी ब्रैकेट स्टार t माइनस 1/2। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए इसकी बेसिस पे, what annual payment will discharge a debt, what annual payment will discharge a debt of rupees 932 in 8 years at 8% per annum, in 8 years at 8% per annum। ठीक है, प्रिंसिपल दिया है आपको, टाइम दिया है, रेट दिया है, वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। जल्दी करिए। फाइव तो नहीं आना चाहिए, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हो। कितना आ रहा है आपका? हाँ 91 आ सकता है। देखते हैं, पहले ये फॉर्मूला लिखी हुई है यहीं पे, इसी को सॉल्व करते हैं। हंड्रेड इंटू पी, सो वैल्यू कितनी दी है इसकी? 920।
ऐसा कर दो, 912 कर दो प्रिंसिपल को, सिंपली जल्दी हो जाएगा। तो कितना आ रहा है, 100 रुपये आएगा। ठीक है, अब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ मत करना, मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, पहले डिवीजन करना। तो यहाँ पे 8 × 8, 8 - 1 7 आ गया। तो मैंने क्या करा, पहले 8 7 ज़ा 56 होता है, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, नहीं गड़बड़ कर रहा हूँ, नहीं है वो वैल्यू चेंज कर दो आप। 8 4 ज़ा 32, ये वैल्यू आएगी आपके 8 7 ज़ा 56, ये 224 आएगी, 2 2 4 आएगी, सॉरी। इसको आप चेंज करो फिर से, 224 आएगा ये। तो अभी क्या करो, इसके अकॉर्डिंगली चेंज करो इसको, यह जगह 1024, 1024 प्रिंसिपल 1024 लिखना। वन 1024 जो पैसा है बैंक से लेनदारी है वो 1024 है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका 8 7 ज़ा 56 हो गया, 56 × 4 करेंगे तो आपका 224 आएगा। ठीक है, इसको ऐड करा तो x 1024 आया, ऊपर से 1024 1024 कैंसिल करेंगे तो 100 आया। अभी यहाँ पे आपको थोड़ा लग रहा है कि मैंने पैसे लिए 1024 और मैं पे कर रहा हूँ कितने, 8 साल के लिए 100 पे कर रहा हूँ मैं, 100 ही पे कर रहा हूँ ना मैं, तो कितने बने हो? लेकिन मैंने कितना लिया था, हमने कितना लिया था, मतलब मुझे रीपे क्या करना था, 1024 इंक्लूडेड दी इंटरेस्ट ऑल्सो। ठीक है, यानी कि उसने 1024 इंक्लूडेड करा था, इंक्लूडिंग जो आपको क्या करता है, बैंक बोलता है कि आप बैंक से 3 लाख रुपए लोन लेते हो, वो बोलता है आपको कैलकुलेट करने का 3,20,000 देने, तो ये 3,20,000 लिखा हुआ है। लिए कितने, 3 लाख ही लिए, इंटरेस्ट चढ़ा के कितना हो गया 3,20 पे, तो हमने इस पे वैल्यू निकाली। तो फॉर एवरी ईयर वो कितना कितना ले रहा हो, हर साल वो कितना कितना दे रहा हो, 100 रुपये दे रहा हो अपना एज ए इंटरेस्ट। ठीक है, अब और एक क्वेश्चन लिखो इस पर, लिखो एन इलेक्ट्रिक आयरन इज सोल्ड फॉर ₹110 कैश, 110 कैश के लिए। एन इलेक्ट्रिक आयरन is sold for ₹110 cash, 110 cash और ₹50 कैश डाउन पेमेंट और ₹50 कैश डाउन पेमेंट followed by ₹62 after a month, followed by 62 after a month, 62 after a month, full stop. Find the rate of interest, charged under the installment plan. Find the rate of interest charged under the installment plan, ठीक है, I will again go through the question. It is stated in the question, an electric iron is sold for ₹110 cash or ₹50 cash down payment followed by ₹62 after a month. Find the rate of interest charged under the installment plan. So what does it infer? तो ये
इन दिस क्वेश्चन इट इज़ बीन स्टेटेड, आपको मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? 2 ऑप्शन। या तो आप ऐसा करिए, आप मुझे 110 रुपये कैश में दीजिए और ये आयरन यानी कि एक जो प्रेस से आप घर लेके जाइए, या तो आप ऐसा करिए पहले मुझे 50 अभी दे के जाइए और 1 महीने के बाद आपको 62 रुपये देने पड़ेंगे। इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना बनता है? 112 रुपये। यानी कि वो अगर आप मंथली इंस्टॉलमेंट कर रहा है, EMI बना रहा है, तो वो 2 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहे हैं। तो बोला अगर ऐसा हो रहा है तो आप बताइए कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज अंडर द इंस्टॉलमेंट प्लान, यानी कि किस दर से वो इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है जिसकी वजह से इसको 2 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, तो आपको ये बोला गया कि किस दर से इसको क्या बना देना है कि हाउ मच अमाउंट शुड बी पेड, ताकि इसको 1 महीने के बाद ही कितना देना चाहिए? 62 देना चाहिए। तो अपफ्रंट कितनी दी है? अपफ्रंट कितनी दी, मतलब अमाउंट कितनी बची है? अमाउंट मेरे पास कितनी बची है, यानी कि पहले अपफ्रंट कितनी दे दी मैंने 110 में से 50 रुपये दे दी, तो मेरे पास सूद कितने पे चढ़ेगा? 50 पे भी चढ़ेगा कि उस 50 पे नहीं चढ़ेगा? सूद हमेशा जितने पे चढ़ेगा जितना बकाया होगा। बकाया कितना बचा है? 60। ऐसे बताता हूँ मैं। तो इसने बोला कि मेरे 110 की ले जाओ या तो कैश में, या तो ऐसा करो 2 पार्ट में ले जाओ, 50 दे दो अभी और फिर 62 देने पड़ेंगे। लेकिन ये 60 ने कहा कि टोटल 110 थे, उसमें से 50 गए, तो पैसे कितने थे? पैसे बचे 60 रुपये। लेकिन 60 का कितना बन रहा है? 62। कितने टाइम में? 1 महीने में। तो महीने को साल में कन्वर्ट करेंगे तो 1/12 लिखेंगे। दर निकालनी है तो क्या लिखेंगे? R अपॉन P। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो 62 रुपये 1 महीने के बाद पे कर रहा हूँ। तो मेरे पास थे प्रिंसिपल था 60 रुपये, लेकिन वो 62 बन गया। किस दर से हो रहा है वो, ताकि वो 62 बने। ये समझ आए कि 1/12 क्यों लिखा? क्योंकि महीना 1 है तो उसको साल में कन्वर्ट करेंगे, रेट निकालना है और 100 फॉर्मूला का अपने आप % अपॉन 100 हो जाता है। तो 12 के 12 पंजे, 5 के 5 दूने 5 0। तो R इक्वल्स टू हो गया 12 के 12 पंजे, 5 के 5 दूने 62 इंटू 20। एक मिनट, कहीं गड़बड़ हो रही है। साठ प्लस 60 प्लस, सॉरी, तो अभी यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि 62 कैसे बन रहा है। ये इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, ये वाली वैल्यू है, और यहाँ पे क्या बनेगा? ये 60। अमाउंट क्या होता है कि ऐसे समझते हैं, ये आपके पास अमाउंट बना, ये था प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है? अमाउंट के बराबर होता है। प्रिंसिपल कितना था? 60 रुपये बचे थे। 110 में से 50 गए तो 60 बचे। उसी 60 पे किसी दर पे कुछ पैसे चढ़े, वो 62 बन गए। तो मैंने क्या करा, यहाँ से मेरे पास क्या बचा? ये कटा के बचा, ये R/20 बचा ना यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, ये R/20 खाली बचा यहाँ पे, ये बना 62 - 60। तो कितना आया? ये 62 - 20 2 आया, और ये 2 ऊपर चला गया तो 20। तो रेट किसकी दर पे है? 40% की दर से उसको मिल रहा है। फिर से बताता हूँ क्या किया मैंने। आपको बोला गया है कि आपको 2 चीज़ें दी जाती है, या तो आप 110 रुपये कैश दे दो मुझे, या तो पहले आप 50 रुपये पहले कैश, जब आप प्रेस ले रहे हो या आयरन ले रहे हो वही, तो उसको आप मुझे अपफ्रंट 50 दे दो। बाकी जो पैसा है वो, बाकी पैसा नहीं, जितना बचा है उस पर कुछ सूद भी होगा, 62 रुपये वापस देने। अगर मैं इसको सिंपली करता, 110 थे मेरे पास, उसमें 50 देते तो पीछे बचता 60, लेकिन वो बोला आपको 60 नहीं 62 देने हैं। तो बोला जो 62 देने हैं, ये कितना % सूद दे रहे हो? कितने महीने के बाद दे रहा हूँ? 1 महीने के बाद। तो मैंने कहा आपको पता कि अमाउंट किसके बराबर होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल यानी कि 60 रुपये बचते थे, लेकिन मैंने 60 तो नहीं दिए, मैंने कितनी दी? 62। तो अमाउंट 62 दिया मैंने, उस पर कुछ सूद चढ़ा होगा। तो सूद की फॉर्मूला क्या होती है? P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P कितना है? 60,
रेट कितनी है वो निकालें, तो R/100 किस दर पे है, तो सर टाइम कितना है, तो टाइम हो गया 1 महीने का, तो 1/12 साल हो गया, ठीक है, महीने को साल में कन्वर्ट कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करा, 12 के 12×5 60 होता है, 5 के 5 दूने 10 होता है, 0 आ गया, तो R/20 यहाँ से आया। अब क्या किया मैंने, ये 60 है, इसको ऊपर भेज दिया, तो इस तरफ हो गया, ये प्लस था, इस तरफ माइनस हो जाएगा, 62 में से 60 गया तो 2 आए, ये 20 नीचे से ऊपर गया तो 40 हो गया, 20 × 2 40%, 40% की दर से वो क्या कर रहा है, उसको सूद चढ़ा रहा है, किस पे, उस प्रेस पे। लगे 2 रुपये लगे, लेकिन काफ़ी हैवी इंटरेस्ट पे कर रहा है। ठीक है, चलो आज के लिए काफ़ी है, ठीक है, मैं इस पर क्वेश्चन और दूंगा आपको, ठीक है, आप कर लेना, वो प्रैक्टिस कर लेना इस पर। दैट इज़ एनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।